नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। ईवीएस पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 11वीं वीडियो है। अगर आप ईवीएस के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन क्या हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, वो वाला विकल्प हमारा उत्तर होगा जिसमें शिक्षक और पाठ्य पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है समाचार पत्र, तो समाचार पत्र पढ़ करके भी बच्चे अपने परिवेश के बारे में जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेन टर्म क्या है, ईवीएस बच्चों को पढ़ाना है। ईवीएस क्या होता है, एनसीएफ 2005 बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है, परिवेश से जोड़ करके बताने की बात करता है। परिवेश क्या हो गया, जो बच्चे के आसपास का वातावरण है, और अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास की हो रही घटनाओं के बारे में उसको कहां से पता चलेगा, समाचार पत्रों के माध्यम से। और समाचार पत्र पढ़ने के लिए ना तो उसको किताब की आवश्यकता है और ना ही शिक्षक की आवश्यकता है, तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, समुदाय के सदस्य की बात की जा रही है, तो यह भी बिल्कुल किताबों से अलग है और इसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि समुदाय में कई उसके बुद्धिजीवी लोग हो सकते हैं जो कि उसको ईवीएस के बारे में बता सकते हैं, तो ये विकल्प भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। बात करें अगर कविता की, तो कविता कहां पर होंगी, पाठ्य पुस्तक में। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि किताबों के अलावा बोला गया था। और क्रियाकलाप बोला जा रहा है, तो देखिए आज भले ही हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं जिसमें बालक के केंद्र में और बालक खुद करके सीखता है, गतिविधि खुद करता है, क्रियाकलाप खुद करेगा, लेकिन किसके सुपरविजन में करेगा, शिक्षक के सुपरविजन में करेगा। ऐसा थोड़ी है कि बालक खुद से ही कुछ करने लगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल कराया जाता है तो वहां पर बालक खुद करके सीख रहा होता है, लेकिन टीचर के सुपरविजन में कर रहा होता है। कहीं ऐसा ना हो कुछ धमाका कर दे वो केमिस्ट्री के लैब में, कुछ विस्फोट कर दे, तो वहां पर टीचर का सुपरविजन इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई भी क्रियाकलाप करेगा बच्चा तो उसमें शिक्षक शामिल होगा ही होगा, तो इस वजह से यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि केवल ए और बी वाला विकल्प सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 केवल ए और बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। ध्यान से समझिएगा, ईवीएस की कक्षा में किन किन टॉपिक्स पर चर्चा होगी, इन चारों में से वो हमसे पूछा जा रहा है। बच्चे प्राइमरी स्तर के, इसको ध्यान में रख करके ही आपको उत्तर ढूंढना है। ठीक है, देखिए वो वाला उत्तर हमारा होगा, ईवीएस की चर्चा, ईवीएस कक्षा में उन टॉपिक्स की चर्चा होगी जो कि डायरेक्टली बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ है। बच्चे अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार की गाड़ियों को देखते होंगे, अपने घर में भी मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर व्हीकल्स को देख रहे होंगे, और ये सभी कैसे चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग एक थीम पढ़ते हैं कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं वो किस लिए हम लोग बनाते हैं और किस लिए करते हैं, अपनी आजीविका को चलाने के लिए। और जो पेट्रोल का रेट है जो बढ़ रहा है वो निश्चित तौर पर हमारी आजीविका को प्रभावित कर रही है, हमारे खर्चे को प्रभावित कर रही है। इस वजह से ये पहला वाला जो है पेट्रोल का दर यानी कि रेट ऑफ पेट्रोल, ये निश्चित तौर पर ईवीएस की कक्षा में इस पर चर्चा किया जाएगा क्योंकि ये ईवीएस के थीम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। दूसरा देखिए, पशुओं का संरक्षण। ईवीएस पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चे जो है वो अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील बने। वातावरण में पशु भी आते हैं तो जाहिर सी बात है पशुओं के संरक्षण पर भी फोकस किया जाएगा, इसलिए ये ईवीएस से जुड़ा हुआ टॉपिक है जो कि उसकी कक्षा में डिस्कस किया जाएगा। जल आपदा की बात की जा रही है, तो बच्चे जल डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे होते हैं और वो जल को कई बार बर्बाद भी होते हुए देख रहे होते हैं। तो जब बच्चों को पर्यावरण के प्रति सजग बनाना है, यानी कि एक तरीके से इस प्रकार से उसका यूज करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचा रहे। ठीक है, इसी को सतत विकास बोलते हैं, तो ये भी बिल्कुल ईवीएस से जुड़ा हुआ है, बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ है, इस वजह से हमारा उत्तर होगा। लेकिन बात करें विकल्प नंबर 4 की, देखिए बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण, तो ये बच्चे के माइंड के हिसाब से, प्राथमिक स्तर के बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा हाई लेवल में है, क्योंकि प्राइमरी स्तर के बच्चे बीजों का अंकुरण में किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो रहा है, सांद्रण किस प्रकार से हो रहा है इसके बारे में उनके लिए थोड़ा सा उनकी मेंटल एज से थोड़ा ऊपर का स्तर है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यहां पर बता दूं कि ये विज्ञान का ज़्यादा पार्ट है और ईवीएस का कम पार्ट है, इसलिए इसका डिस्कशन जो है वो विज्ञान की कक्षा में होना चाहिए, ना कि ईवीएस की कक्षा में। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर नहीं होगा। तो हमारा विकल्प क्या बना, ए, बी और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए, बी, सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों
का सूचक हो सकता है। सामाजिक कौशल क्या होता है? देखिए, हम लोग एक सामाजिक प्राणी के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कि समाज में रहते हुए, समाज के लोगों से इंटरेक्शन करते हुए हमारी निर्भरता उन पर है, क्योंकि वो हमारे ऊपर निर्भर है, हम उनके ऊपर निर्भर है। जैसे कि एक थीम हम लोग पढ़ते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं कुछ एक सामान बना रहा हूँ या फिर सर्विस दे रहा हूँ, यानी कुछ बेच रहा हूँ, तो मेरी ये जरूरत है कि मैं अपनी आजीविका के लिए कर रहा हूं, और जिसको उस सामान की जरूरत होगी वो उस सामान की पूर्ति के लिए मेरे से खरीद रहा है। यानी एक दूसरे से सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, यानी कि सामाजिक प्राणी होने के लिए होने के तौर पर हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हम अलग नहीं रह सकते समाज से। हमारी मजबूरी है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने दैनिक कार्यों के लिए। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में इसकी बात की गई है, साझा करना और मिलकर कार्य करना। साझा करना यानी कि हम जो सर्विस दे रहे हैं वो दूसरे उसको यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे और उसके बदले मुझे पैसे देंगे। इससे क्या होगा कि मेरी आजीविका चलेगी और उनकी रिक्वायरमेंट जो थी उस वस्तु की वो पूरी होगी। तो यही कह रहा है कि सामाजिक कौशल का सूचक कौन सा हो सकता है? तो साझा करना और मिलकर कार्य करना, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक जो टर्म था वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था, और लेव वाइगोत्स्की समूह में कार्य करने की बात करते हैं, मिल करके कार्य करने की बात करते हैं। इस वजह से विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रंग के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण करना उपयुक्त वाक्यांश क्या इंगित करता है? तो यहाँ पर बच्चे को रंग बताने की कोशिश की जा रही है, कि कलर्स पहचानने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए वो अपने दैनिक परिवेश, जो अपने दैनिक जीवन यानी पशुओं का वर्गीकरण करके, जैसे कि देखिए अगर बात करें हम लोग गाय की, तो गाय अधिकतर सफ़ेद रंग में भी आती है, काली रंग में भी होती है और थोड़ा चितकबरा कलर में भी होती है। इसी प्रकार से भैंस की बात करें तो भैंस बिल्कुल काली होती है। इसी प्रकार से अन्य जानवरों के माध्यम से बच्चे को कलर पहचान करके कलर के आधार पर उनको वर्गीकरण करने की बात की जा रही है। तो ये उपयुक्त वाक्यांश क्या दिखाता है? ये सीखने का उद्देश्य दिखाता है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे को रंग के बारे में बताया जाए, कलर के बारे में बताया जाए। तो हमारे उद्देश्य के अंतर्गत बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए, उसके परिवेश से जोड़ते हुए हम लोग पशुओं, जो कि वो प्रत्यक्ष तौर पर देख पा रहा होगा, उसके माध्यम से उसको कलर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा, उनसे प्रश्न पूछ करके, चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत इकाई परीक्षण, यह दर्शाता है कि, यानी कि देखिए एज ए टीचर हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसके बाद से उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बाद से चित्र बनाने में उनकी भागीदारी यानी उनकी सक्रिय भागीदारी हो रही है चित्र बनाने में, और उसके बाद से क्लास में डिस्कशन किया जा रहा है, और उसके बाद से फाइनल यूनिट टेस्ट लिया जा रहा है। तो ये क्या दर्शाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग कर रही है। तो अवलोकन केवल यहाँ पर संकुचित हो जाएगा, क्योंकि अवलोकन का मतलब होता है सिर्फ देखना। यानी बच्चे अगर कुछ गतिविधि कर रहे हैं तो उस गतिविधि में जो कुछ भी उनके द्वारा किया जा रहा है उसको एज ए टीचर हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। तो केवल ये देखने तक सीमित नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर यूनिट टेस्ट भी हो रहा है, वहां पर बच्चे चित्र भी बना रहे हैं, वहां पर बच्चों से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, वहां पर कक्षा में डिस्कशन भी किया जा रहा है। केवल अवलोकन नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन नहीं है। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का उपयोग कर रही है। संकलित मूल्यांकन यानी कि जिसे हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है योगात्मक मूल्यांकन। तो जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो आपकी फाइनल परीक्षा हो रही होती है। ठीक है, यहां पर कहीं से भी फाइनल परीक्षा की बात नहीं की गई है। फाइनल परीक्षा यानी कि जो सत्र के अंत होने में जो आपकी वार्षिक परीक्षा होती है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो ये वार्षिक परीक्षा नहीं है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अगर वार्षिक परीक्षा होती तो कक्षा में विचार विमर्श नहीं हो रहा होता। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करिए। सहपाठी तो तब होता है ना जब बच्चे के साथ पढ़ने वाले किसी बच्चे से उसके बारे में पूछा जा रहा होता, यानी कि सहपाठी से इसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा होता। यहाँ पर सहपाठी से बच्चे का मूल्यांकन नहीं कराया जा रहा है, इसलिए सहपाठी मूल्यांकन नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है। यानी विद्यालय ने जो मूल्यांकन की पद्धति निर्धारित कर दी है कि बच्चों से प्रश्न भी पूछे जाएंगे, बच्चों को ऑब्जर्व भी किया जाएगा, बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, बच्चों से डिस्कशन भी किया जाएगा और उसके बाद यूनिट टेस्ट लिया जाएगा। ये विद्यालय के द्वारा निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग टीचर के द्वारा किया जा रहा है। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? ध्यान से समझिएगा।
ये बोला जा रहा है कि मोहन ने बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। कुल्हड़ क्या होता है? जो मिट्टी का एक पॉट होता है जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, उसकी बात की जा रही है, कुल्हड़ की बात की जा रही है। अब एक थीम हम प्राइमरी स्तर में ईवीएस में होता है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तो इस थीम के अंतर्गत बच्चों से कुल्हड़ बनाने की प्रक्रिया कराने के संदर्भ में टीचर विचार कर रहा है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग किया जाएगा, यानी कुल्हड़ जो बनाया जाएगा वो किस प्रकार के संसाधन का उपयोग करके बनाया जाएगा। तो कुल्हड़ किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। मिट्टी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है और सामुदायिक संसाधन है। यहां पर मैं चारों विकल्प को दिखाऊंगा और थोड़ा सा आप कंफ्यूज जरूर होंगे। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा अपने स्तर पर इस कंफ्यूजन को दूर करने के संदर्भ में। मैंने आपसे बोला कि कुल्हड़ किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। और आप बोलेंगे कि मिट्टी किस प्रकार का रिसोर्स है, संसाधन है, तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक संसाधन होता है मिट्टी। तीसरा विकल्प दिया गया है मीडिया संसाधन, तो मीडिया तो का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। चौथा दिया गया प्राकृतिक संसाधन। आपको लग रहा होगा कि प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, लेकिन ये विकल्प गलत है। कैसे? मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। ये अभी मान करके चलिए कि ये गलत है। ठीक है, दूसरा विकल्प दिया गया है तकनीकी संसाधन, तो इसमें टेक्नोलॉजी का कुछ भी यूज नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा सामुदायिक संसाधन। अब मैं यहां पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सामुदायिक संसाधन और एक जो मेन था प्राकृतिक संसाधन। आपने बताया कि कुल्हड़ कैसे बनेगा? मिट्टी से बनेगा, और मिट्टी जो है प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन फिर भी प्राकृतिक संसाधन यहां पर गलत क्यों हो गया? क्योंकि ईवीएस को पढ़ाने के संदर्भ में एनसीएफ 2005 ये पैरवी करता है कि बच्चों के परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना है। अब प्राकृतिक संसाधन तो यहाँ का भी, मतलब कि अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई बालक है, उत्तर प्रदेश के पर्टिकुलर किसी एक जिले में, तो यहाँ की मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है और अमेरिका की मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, दोनों प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन ईवीएस एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे के परिवेश से जोड़ करके बताना है, यानी कि बच्चे को उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी मिल रही है, जो उसके आसपास की मिट्टी मिल रही है, वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसके समुदाय का इंपॉर्टेंट है मिट्टी। क्योंकि बच्चे को समुदाय से जोड़ करके पढ़ाना है, परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना है, और उसका परिवेश क्या होगा? जो वो अपने आसपास चीजों को देख रहा है। यानी कि अमेरिका की मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन वो उसको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख पा रहा है, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो उसके परिवेश का भाग नहीं था। उसके परिवेश का भाग उसका गांव देहात का जो मिट्टी होगा वो होगा। इसलिए यहां पर सामुदायिक संसाधन एप्रोप्रिएट है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। प्राकृतिक संसाधन में अमेरिका का, जापान का, सब जगह का मिट्टी आ जाएगा, लेकिन वो मिट्टी बच्चे के एक्सेस में नहीं है, यानी कि बच्चे एक तरीके से परिवेश में उसको नहीं देख रहे हैं। जो परिवेश में वो देख रहा है वो सामुदायिक संसाधन होगा, यानी उसके परिवेश की मिट्टी। और इसी वजह से एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे के परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। प्राकृतिक होने के बावजूद भी प्राकृतिक संसाधन हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के परिवेश में नहीं था। बच्चे के परिवेश सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, और इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विज्ञान के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो विज्ञान में हम लोग करके खुद सीखते हैं, प्रैक्टिकल करके, तो यानी कि वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें कुछ करने की बात होगी, कुछ करके सीखने की बात होगी, अपने ज्ञान के निर्माण की बात होगी। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई और गत्यात्मक है। यहां पर कुछ भी करने से संबंधित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। इसमें भी करने की बात नहीं आ रही, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। ज्ञान निर्माण कैसे होगा? जब बच्चे खुद करके अपने ज्ञान की रचना कर रहे होंगे, तो यानी करके सीखना यहां पर आ रहा है, और इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे ईवीएस के बारे में खुद सक्रिय भागीदारी करके चीज़ों को सीखेंगे और अपने परिवेश से जोड़ करके सीखेंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। पर्यावरण क्या है? बच्चों का इन्वायरमेंट, और बच्चों का इन्वायरमेंट यानी उसके पास पड़ोस की चीज़ें क्या है? उसके परिवेश का भाग है। और एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है, तो ये विकल्प तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, अधिगमकर्ताओं के बीच विचार और कौशलों का साझा करना। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे एक दूसरे से समूह में इंटरेक्शन करके सीखते हैं, तो उनका अधिगम जो होता है वो अर्थपूर्ण होता है। और ये भी एक दूसरे से साझा करने, इंटरेक्शन करने, विचारों को यानी अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका देने के संदर्भ में, इस वजह से ये लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, प्रेषित की जा रही जानकारी का प्राप्त करना। प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ कि एज ए टीचर कक्षा में
कोई शिक्षक आया और उसने बस इन्फॉर्मेशन को दे दिया और चला गया और बच्चे उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लिया उस सेंस में। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप बच्चों को बताते हैं तो वो चीज़ों को हूबहू एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पहले वो उसको जांच रहे होते हैं और जांचने के बाद जब उनको ठीक लगता है, जब वो कर करके देख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, तब उसको रिसीव करते हैं। जैसे देखिए, अगर आप अपने घर में देखे होंगे 2-3 साल का छोटा बच्चा होगा तो आप उसको मोबाइल देंगे और बोलेंगे बेटा इसको पानी मत डालना नहीं तो ये खराब हो जाएगा, उसे तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक वो खुद करके नहीं सीख लेगा। इसलिए बच्चे के सामने कभी बोलिएगा भी मत भूल करके कि बेटा मोबाइल को पानी मत डालना, नहीं तो वो खुद करके देखने लगेगा। इस वजह से जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान के निर्माणकर्ता होते हैं, ना कि प्राप्तकर्ता होते हैं। वो अपना ज्ञान खुद निर्माण करेगा, आपके बताए पर विश्वास नहीं करेगा, वो खुद पानी में डालेगा और डाल करके देखेगा कि हाँ अब खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें कहना कि प्राप्तकर्ता, ये निगेटिव सेंस में होता है क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं। चौथा देखिए, अधिगमकर्ताओं द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा, यानी कि ए, बी और डी वाला विकल्प सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है ए, बी और डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है पर्यावरण पढ़ाए जाने वाला एक विषय है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, विषय है तो, लेकिन ये सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है। इस तरीके से तो गणित भी एक विषय है, इस तरीके से तो हिंदी भी एक विषय है, तो फिर ईवीएस और हिंदी में अंतर क्या रह गया? जब ये भी एक विषय है, हिंदी भी एक विषय है, तो यहाँ पर सर्वोत्तम कौन सा व्याख्या कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, यानी सही तरीके से कौन सा ईवीएस के बारे में बता रहा है वो सही होना चाहिए। तो ये तो बहुत एक तरीके से जनरलाइज कर दिया गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय, तो ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई भी पाठ्य पुस्तक है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से 1 से 5 तक अध्ययन किया जाने वाला विषय इसे नहीं कह सकते, यह विकल्प गलत हो गया। चौथा देखिए, विभिन्न थीम उपविषय से संबंधित एक विषय है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। हालांकि ईवीएस में थीम होते हुए भी ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि हमसे सर्वोत्तम व्याख्या वाला पूछा गया है। देखिए, अन्य सब्जेक्ट्स में भी थीम हो सकते हैं, केवल ये जरूरी नहीं है कि केवल ईवीएस में थीम है, इस वजह से ये संकुचित है क्योंकि सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 में सही तरीके से व्याख्या की गई, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ईवीएस के संदर्भ में ये कहता है कि बच्चों के परिवेश से जोड़ करके ही आपको बताना है, तो ये बच्चों के परिवेश से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उसने मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। यह क्या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? मतलब कि एक बच्ची है जिसका नाम रीता है, वो अपनी कक्षा में टीचर से पूछती है कि उसके घर पर जब कोई मेहमान आया तो उसके माता पिता ने कहा कि बेटा चाय बना दो, जबकि उसका भाई भी था, तो उसके भाई को चाय बनाने के लिए नहीं बोला गया। तो रीता को यह बात खटक गई कि मेरे भाई से नहीं बोला जा रहा और मेरे से बोला जा रहा है, तो यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है या नहीं, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, हम लोग ईवीएस में एक टॉपिक पढ़ते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता। यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता का ही कॉन्सेप्ट है, यानी बच्चे के जो माता पिता थे, जो उनके रिलेटिव्स थे, जो उनके परिवारजन थे, वो ये मानते थे कि लड़कियां जो हैं वो घर का काम करेंगी और लड़के जो हैं वो बाहर का काम करेंगे। इसी वजह से चाय बनाना यानी घर का काम, जब चूल्हा चौका का काम आया तो उनके माता पिता के द्वारा बोला गया कि बेटा चाय बना दो, यानी कि ये जेंडर रूढ़िवादिता की तरफ इशारा कर रहा है। और इस वजह से ईवीएस का ये पार्ट है और इसको कहीं ना कहीं चुनौती देना चाहिए कक्षा में, और इसको लचीला बनाने की आवश्यकता है। बच्चे को कक्षा में इस प्रकार के उदाहरण देने चाहिए, गैर रूढ़िवादी उदाहरण, जैसे कि लड़कियां भी आज के क्षेत्र में बहुत अच्छे पद पर हैं। ये सब कुछ दैनिक जीवन से बच्चे को जोड़ करके बताया जा सकता है ताकि उसकी उस रूढ़िवादी विचार को कम किया जाए। यानी कि ये जो हमसे पूछा गया था कि क्या ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है, तो बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है। ऑप्शन नंबर 4 में इसकी बात की गई। देखिए, हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है, ठीक है। और एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ करके बात करने की बात करता है। बच्चे के परिवेश में इस प्रकार की रोजाना भेदभाव वाली चीजें हो रही हैं कि लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है जेंडर के आधार पर, ठीक है। इसलिए ये बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ है, बावजूद इसके ये हमारा उत्तर नहीं होगा। विकल्प नंबर 3 देखिए, कहा जा रहा है कि हाँ, ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि बच्चे अपने अनुभव को साझा करिए, जाहिर सी बात है अनुभव को तो साझा तो कर रही है और दैनिक जीवन से संबंधित भी है। और इसमें एक और पॉइंट ये महत्वपूर्ण है कि इसमें भेदभाव किया जा रहा है लड़के और लड़कियों के लिंग के आधार पर,
यानी कि जो लड़की थी उसको खाना बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और जो लड़के हैं वो बाहर जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उस टाइप से ये सेंस दे रहा है। इसलिए यहाँ पर भेदभाव इंपॉर्टेंट था। विकल्प नंबर 4 भी पॉजिटिव है, लेकिन विकल्प नंबर से ज़्यादा अप्रोप्रिएट विकल्प नंबर 3 है। इस वजह से विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के 2 विकल्प में कहा जा रहा है कि ये ईवीएस से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप ईवीएस के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।